हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे। और भौतिकी में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे जो था प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम सब लोग इसको व्यवहार में भी देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि चैप्टर आप लोगों को अच्छे से आता होगा। पर आज हम लोग एकदम डिटेल में इस चैप्टर की एक एक फीलिंग ले लेंगे। मतलब आज के बाद प्रकाश के अपवर्तन से कोई कन्फ्यूजन तो पक्का नहीं रह जाएगा आपके पास, ये हमारी गारंटी है। बस आप धैर्य से पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा, बहुत मजा आएगी, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है वो क्या था, प्रकाश का अपवर्तन। समझते हैं आखिर क्या है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में क्या हुआ करता था कि प्रकाश आता था, किसी चिकने और पालिशदार तर से टकराता था और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता था। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते थे। ठीक है, अब यहाँ मुद्दा है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर क्या है कि जब प्रकाश जाएगा किसी सतह पे टकराएगा तो टकरा के वो उसी माध्यम में वापस नहीं आएगा, जबकि वो उस दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। इस घटना को हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन से क्या तात्पर्य है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है आप समझ गए। हमारे पास मान लीजिए यहाँ पर कोई एक माध्यम है। माध्यम का मतलब मैंने बताया था, आपको आता होगा, पिछली क्लासों में हमने इन चीज़ों को बड़े अच्छे से स्पष्ट किया है भौतिकी के। जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में इतनी वक्त हवा भरी है, यानी यहाँ का जो माध्यम है वो हवा हो गया। अगर इसी कमरे में हम पानी भर देते तो यहाँ का माध्यम पानी हो जाता। इसी कमरे में हम शराब भर दें तो माध्यम शराब हो जाएगा। डामल भर दें तो डामल हो जाएगा। और डामल से अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डामल एक प्रकाशिक माध्यम नहीं है। बस मैंने समझाने के लिए ऐसे बोला। ठीक, तो यहाँ जो कुछ भी भर दिया जाएगा वही यहाँ का माध्यम होगा। और यहाँ पर हमें काम किसका है, प्रकाशिक माध्यम का। और प्रकाशिक माध्यम वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश चल सकता है। अब आइए टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पर हमने एक माध्यम लिया है और जो ये माध्यम है ये जल है, पानी है, और ऊपर का जो माध्यम है वो हवा है। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको ये समझना है। देखिए, ये देख सकते हैं आप लाइट ले लीजिए, लेजर लाइट लीजिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। और उसको किसी यानी पात्र में उसमें आप पानी भर दीजिएगा और ऐसे लाइट जलाइएगा, देखिएगा लाइट जाएगी और अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। और इसे प्रयोग के तौर पे देखना चाहते हैं तो आप उंगली पानी में डालिए, टेढ़ी दिखती है। कोई डंडा से पानी में डालिए, टेढ़ा दिखेगा, है ना। तो वही हम बता रहे हैं कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। जैसे देखिए, यहाँ पर एक प्रकाश किरण आई, ओहो कोई बात नहीं। तो समझना क्या था कि जब प्रकाश किरण यहाँ पर आएगी तो क्या होगा। ये तो मतलब स्याही की दुकान बन गया है मार्कर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब कोई प्रकाश किरण अगर सीधे ऐसे आई, जब यहाँ पर टकराएगी तो हम ये देखते हैं कि ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ऐसे हो जाती है। ये हम देख सकते हैं, ये प्रायोगिक चीज़ है। और अभी हम इसका कारण सहित बताएंगे कि ये अभिलंब की ओर झुक क्यों जाती है। बस ऐसे ही समझ लो कि प्रकाश किरण ऐसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। या इसी को हम दूसरे तरीके से समझ सकते थे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये पानी भरा हुआ था या कोई भी माध्यम रहा होगा, आप कांच रख दीजिए या कुछ भी, और यहाँ नीचे हवा था। चलो हम लिख देते हैं, ये है जल और ये नीचे वाला मामला क्या है, हवा। और यहाँ पर एक प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार आई। क्या यार, कुछ ज़्यादा ही हो गया है क्या मार्कर में स्याही। ठीक, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण सीधे ऐसे आई। अब इस पॉइंट पर हमने अभिलंब डाला। अभी हम ये सब सारी बातें अच्छे से लिखा देंगे। उसके पश्चात हमने ये देखा प्रकाश किरण कुछ इस तरफ चली गई, ये मुड़ गई अपने मार्ग से। इसको जाना सीधे था पर ये सीधे ना जाके अपने मार्ग से विचलित हो गई, दूर चली गई। ठीक है ना। तो अब यहाँ कुछ बातें हैं जो समझ लीजिएगा। जो ये हवा है ना, इसे हम कहते हैं कि ये एक विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, विरल, यानी ये एक रेयर मीडियम है। इसी प्रकार अगर हम जल की बात करें तो ये जल जो है ये एक सघन माध्यम है जिसे हम कहते हैं डेंसर, यानी डेंस, ये डेंसर मीडियम। तो हमारे पास
जो माध्यम हैं वो दो प्रकार के हो गए, एक रेयर और एक डेंसर। तो यहाँ पर हवा है यानी ये रेयर वाला मीडियम है, और सॉरी ये जल है, तो इसका मतलब ये डेंसर वाला होगा, और ये हवा है यानी ये रेयर मीडियम होगा। ठीक है, अब देखिए जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए ये सीधे ना जाके अभिलंब की ओर झुक गया, और यहाँ पर देखिए जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। अच्छा, आप हमसे उम्मीद करते हैं कि आप सघन और विरल इन दोनों का मतलब अच्छे से जानते होंगे। जानते हैं? देखिए सघन और विरल, विरल गांव वाली भाषा में अगर समझिए तो विरल मतलब विरल। विरल जानते हैं? जब आपके घर में खेत में कुछ बोया जाता होगा, है ना, मान लीजिए आप गेहूं छींट के बो रहे हैं या कोई भी चीज़ आपके खेत में खेती की जा रही है, अगर वो जो चीज़ बोए हैं वो दूर दूर हो जाता है तो गांव वाली भाषा में क्या बोलते हैं? ये विरल हो गया है। तो इसी प्रकार एक शब्द आता होगा गझिन, मतलब वहाँ पास पास चीज़ें आ जाती हैं, इसका मतलब उसे हम बोलेंगे सघन। तो सघन मतलब चीज़ें पास पास रहेंगी, एटम पास पास रहेंगे, और विरल का मतलब दूर दूर। तो अगर हम हवा और पानी की बात करें तो इन दोनों में कौन सघन होगा और कौन विरल होगा? तो हवा में एटम दूर दूर होते हैं, इसका मतलब हवा हो गया विरल, और पानी में एटम पास पास थे, इसका मतलब वो क्या हो गया? सघन। मामला क्लियर है? अब हम आपको दूसरा माध्यम देते हैं, समझिएगा। हमने आपको दे दिया पानी और इसके साथ में आपको हमने दे दिया शहद। तो अब बताइए किसमें एटम ज़्यादा पास पास हैं? व्यवहारिक बात है शहद में, क्योंकि शहद बहुत गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है ना, और पानी दूर दूर। तो पानी हो गया विरल और शहद क्या हो गया? सघन। आपको अगला माध्यम हम दे देते हैं, जैसे कि शहद और चलो अगला दे देते हैं हम आपको डामल। तो अब बताओ कौन ज़्यादा सघन कौन विरल? तो जब अब जो हमारे पास शहद है वो विरल हो गया, लेकिन जो डामल है वो क्या हो जाएगा? सघन। तो अब आप विरल और सघन बड़े आराम से पहचान लेंगे। क्या कहते हैं? पहचान लेंगे। ऐसा बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि सर अभी आपने बताया था कि पानी सघन माध्यम है लेकिन फिर पानी विरल हो गया। देखो यहाँ पर जब हम दो माध्यम की बात करते हैं तो हम सापेक्षिक समझते हैं। किसी एक बिंदु को आप ये नहीं कह सकते वो सघन है या विरल। यानी कुछ भी आपको एक आइटम दे दिया जाए, हवा अकेले को आप नहीं कह सकते ये सघन है या विरल, पानी अकेले को आप नहीं कह सकते सघन है या विरल। ठीक है ना? तो अगर ये पता करना है ये सघन है या विरल तो दो लोगों का होना जरूरी है। दुनिया में कौन काला है कौन गोरा है ये डिसाइड तभी होगा ना जब दो लोग रहेंगे। एक ही बंदा अगर होता तो हम कैसे जानते कि गोरा का अपोजिट काला हो गया, काला का अपोजिट गोरा होगा? सोचो, दुनिया में जो भैंस होती है अगर मान लो उसके 4 पैर ना होता, 3 ही पैर होता, अब तक जितनी भैंसें हम लोग देखे होते, तो इंसान यही मानता भाई कि भैंस ऐसे ही होती है जिसके 3 पैर होता है। हम अब अगर कोई 3 पैर वाली भैंस देखेंगे तो बोलेंगे भाई ये हैंडीकैप है बेचारी, इसके 4था पैर नहीं है। लेकिन अगर हमेशा से 3 वाली देख रहे होते तो हम ये मान लिए होते कि बस भैंसों के 3 ही पैर होता है। बात हम क्या कहना चाहते हैं समझ में आया? चलो किसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे 6 फीट लंबा है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 7 फीट, चलो 7 फीट है, और एक बंदा 5 फीट है। अगर उन दोनों को साथ साथ खड़ा करा दिया जाए तो 5 फीट वाला नाटा गिना जाएगा और 7 फीट वाला लंबा गिना जाएगा। लेकिन सोचो जिसको 7 फीट वाले को लंबा कह रहे हैं, लंबा है जाहिर सी बात है, और 5 फीट वाला नाटा है। अब इस 5 फीट वाले नाटे बंदे को हम भेज देते हैं कहाँ? लिलीपुट। ऐसा कुछ है नहीं, इसे कल्पना वाली कहानी, जहाँ छोटे छोटे लोग पाए जाते हैं, जहाँ लोग मान लो 1-1 फीट के पाए जाते हैं। जब वो 5 फीट वाला बंदा लिलीपुट पहुंचेगा जहाँ 1-1 फीट वाले हैं, तो यहाँ पर तो वो नाटा था, पर वहाँ उसको जाते मान कहेंगे इतना बड़ा आदमी, ये तो बड़ा लंबा है, क्योंकि वो लोग 1 फीट हैं। तो जो नाटा था वो लंबा भी हो गया कि नहीं? तो सापेक्षिक का मतलब यही हुआ, आप अकेले किसी एक चीज को डिसाइड नहीं कर सकते छोटा है या बड़ा है, सघन है या विरल है, मोटा है या पतला है, लंबा है या छोटा, मतलब कुछ भी नहीं। हर एक चीज की तुलना तभी हो सकती है जब 2 चीज हो। बात समझ में आई? अब आइए देखते हैं। तो यहां पर हम ये समझ गए कि सघन और विरल का मतलब क्या था। मतलब अगर 2 आइटम हमको पकड़ा दिया जाए तो जिसके एटम पास पास होंगे वो सघन होगा, जिसके दूर दूर होंगे वो विरल। चलो पानी और कांच अगर दे दिया जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कांच के एटम इतने पास पास आते हैं कि ठोस हो जाता है, तो इसका मतलब कांच हो गया सघन और पानी क्या हो गया? विरल। तो आप सघन और विरल पहचान लेंगे। अब देखो
जब यहाँ पर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होने वाला है? जाहिर सी बात है, यहाँ विरल माध्यम है, विरल है, सब आइटम दूर दूर है, यहाँ फैल के प्रकाश घूम रहा है मस्त एकदम। लेकिन जब वो विरल से सघन में जाएगा तो एटम पास पास आ गए, टेंशन में आ गया, एकदम सप्रेस हो गया, तेजी से भाग नहीं पाएगा, दब गया। इसका मतलब प्रकाश जब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक गया। लेकिन यहाँ देखो, प्रकाश सघन माध्यम में घूम रहा था, एटम बहुत पास पास एकदम ऐसे जा रहा था, लेकिन जब वो अचानक विरल माध्यम में जाएगा तो आजाद हो गया, एटम दूर दूर है, तेजी से भागेगा तो दूर चला गया अभिलंब से। तो इसीलिए सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर जाएगा, और वहीं अगर विरल से सघन में आएगा तो अभिलंब के पास आएगा। देखो ये महा बेहुदा हरकत है जो भी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मतलब यहाँ आया, मस्त बिंदास हो गया, जगह पा गया, दूर भाग गया। ये मतलब क्या बेवकूफाना हरकत है? ये कोई लॉजिक है? ये कोई साइंस, ये साइंस से बेवकूफाना हरकत मानता है। पर मैं भी करूं क्या? मैं भी मजबूर हूं, क्योंकि आपको चीज़ें समझ में ऐसे ही आती हैं बेवकूफ़ टाइप से। अभी हम इसको साइंटिफिकली इस बात को हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि काहे लिए दूर गया। तो हम दोनों काम कर दे रहे हैं कि आपको याद भी आ जाए, आपको मजा भी आ जाए, और समझ में भी आ जाए कैसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो पहले ये आ गया होगा कि विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के पास, और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ करता है कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। इसी घटना को हम क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन। और अगर उसी माध्यम में लौट आए तो उसे हम क्या बोलेंगे? परावर्तन। अब इसके बाद जैसे वहाँ परावर्तन के दो नियम थे, वैसे यहाँ पर अपवर्तन के भी दो नियम हैं। और वो दो नियम कौन कौन से हैं? तो अब यहाँ पर अगर हम नियम लिखें तो इसका जो पहला नियम है, क्या यार, हाँ, इसका जो पहला नियम है सुनिएगा। इसका पहला नियम ये है कि आपतित किरण, तो एक हो गया ये आपतित किरण, ये है अपवर्तित किरण, और ये है आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। और यहाँ तल से तात्पर्य क्या है? मैं इस पे नेट 15 मिनट बर्बाद किया हूँ। आप पीछे जाइए, चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसे आप खोलिए वीडियो और अच्छे से देखिए यहाँ तल का मतलब क्या है। यहाँ हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ जाइए और समझिए। तो ये क्या हुआ? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। यह तल से क्या तात्पर्य है कि मतलब एक ही प्लेन पे होते हैं। इसको तल मत समझ लीजिएगा, क्योंकि 99.99% टीचर और बुक सब आयवा लिख देते हैं गड़म बगड़म, और सब गलत समझ के घूमते हैं। इसका सही मतलब क्या है आप समझ लीजिएगा, उम्मीद है आप समझेंगे जाके। चलिए ठीक है, तो ये मुद्दा हमें समझ में आ गया। तो पहला क्या था? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो एक नियम हो गया। आइए देखते हैं इसका दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम इसका ये होता है, ये जो है इसे हम बोलते हैं आपतन कोण, और इसे हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर था, और यहाँ पर आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। तो नियम यहाँ पर ये है कि आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या, ठीक है ना। तो आपतन कोण की ज्या और ये अपवर्तन कोण की जो ज्या है, इसका जो अनुपात है, अनुपात मतलब बटा, तो इसका अनुपात जो होता है वो नियतांक होता है। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। तो ये भी एक नियम हो गया। तो अपवर्तन क्या होता है, बेसिक चीज़ थी, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप चित्र बनाइएगा। दरअसल आज बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हो सकता है कि अब आपको थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो, क्योंकि जब फ़ैन ज़्यादा चलने लगेंगे तो आपको शोर बहुत होगा। तो ईयरफोन इस्तेमाल कर लीजिएगा, इतना एहसान कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसका एक सलूशन ये है कि फिर वीडियो आज की कैंसिल कर दी जाए, पर ऐसा नहीं होगा, क्लास से उड़ाएगी। तो इसीलिए समझिएगा इसे। तो हमें ये समझ में आया कि साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक हो गया। ये अपवर्तन का द्वितीय नियम था। बेसिक चीज़ थी, क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, हम कुछ और समझते हैं यहाँ पर। अब यहाँ थोड़ा मज़ेदार बात क्या आई कि देखिए, जो ये नियतांक है, इसे नियतांक लिख के छोड़ा जाना थोड़ा ख़राब लगेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर, जो ये नियतांक है इसको मैंने यन से लिख दिया। अब एक बात समझिएगा, बहुत सारी किताबें ऐसी है जहाँ यन के स्थान पे म्यू का इस्तेमाल कर देता है। यू नो व्हाट इज़ द म्यू? दिस इज। तो अगर हम म्यू लिख देंगे तो बुरा मत मान जाइएगा, ठीक है ना। चाहे म्यू लिखें और चाहे यन लिखें, ये सब का सब सही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मुद्दा है।
तो एक बात थोड़ा यहाँ और सुधारना हम चाहेंगे कि अगर मैं इस रेयर वाले मीडियम को माध्यम 1 मान लेता, 1 और डेंसर वाले मीडियम को मैंने माध्यम 2 मान लिया, तो बुरा तो नहीं मानेंगे? तो नहीं मानेंगे तो अच्छी बात है। तो यहाँ प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है, तो मैंने यहाँ 1n2 लिख दिया। बस ये लिखने का तरीका है कि जिससे जाए और जिसमें जाए, तो 1 से 2 में गया तो 1n2 बराबर साइन आई बटे क्या मिला हमें, साइन आर। और इसको बताया किसने था, स्नेल ने, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं स्नेल का नियम। तो अगर आपसे स्नेल का नियम पूछे तो आप बताएंगे आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। लेकिन अगर आपसे कह दे अपवर्तन का नियम बताएं तो आप क्या बताएंगे कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक। और प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और वहीं अगर सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। ये तो था बेमतलब की बात। इसे कोई भी बंदा जो हाई स्कूल पढ़ा होगा वो आराम से बता सकता है, समझा सकता है। तो ये बताना मेरा उद्देश्य तो कतई नहीं है, क्योंकि ये इतना सिंपलिस्टिक चीज़ है कि कोई भी इसे समझ सकता है और कोई कहीं से भी सीख सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं इसका मेन फंडा। लेकिन उससे पहले एक बेसिक बात और जो आपको आती होगी पहले से। आप यही सोचते होंगे हम हर एक शब्द में यही कहते हैं ना कि आती होगी पहले से। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप कक्षा 12 की क्लास कर रहे हैं, तो हाई स्कूल तो पढ़ के ही आए होंगे ना, तो वहाँ ये सब पढ़ाया जाता है। सुनो तो यही है कि पढ़ाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम क्या बताना चाहते थे। एक बात ये है सापेक्षिक अपवर्तनांक। बस ऐसे आप समझ जाइएगा कि आपेक्षिक अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अब हम यहाँ लिखाएंगे नहीं, याद रखिएगा, बस सुनिए अच्छे से, बस दिमाग में बैठाइए। आपेक्षिक अपवर्तनांक, आखिर ये क्या है? आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है? सुनिए, मन कहेगा तो लिख लीजिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे तो 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर को माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। मैंने क्या पढ़ा आपको कुछ नहीं समझ में आया है ना? आइए देखिए, जैसे आपेक्षिक अपवर्तनांक का मतलब मैं कहीं पे 1n2 लिख दूं, ठीक है, बराबर इसके हम क्या लिखेंगे, साइन आई और बटे साइन आर। तो इसको देख के पहली बात तो आपके दिमाग में एक आइडिया ये आना चाहिए कि यहाँ प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, और ये स्नेल का नियम है, जिस माध्यम से गया है वह आपतन कोण आई है, और जिस माध्यम में गया है वह अपवर्तन कोण कितना है, आर। इसे हम हिंदी में पढ़ेंगे क्या, पहले ये समझो। माध्यम 1 के सापेक्ष, इसे हम पढ़ेंगे माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसे पढ़ना आप सीख लीजिए, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। चलो अगर कहीं लिख दिया जाए ANW, तो A का मतलब एयर और W का मतलब वाटर। अब इतना तो आपको आता होगा, वाटर माने पानी, और क्या। तो ANW इसका मतलब इसे हम पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष और जल का अपवर्तनांक। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक लिख लीजिएगा। अगर मैं ANG लिख दूं तो G फॉर ग्लास, ग्लास माने कांच, तो इसका मतलब ये हो गया हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। या अगर मैं कहीं लिख दूं WNG, तो इसे आप क्या पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष, और ये G लिखा है तो मतलब कांच, तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो चलिए अगर मान लीजिए कहीं लिख दिया जाए, मैं बोल दूं कि मतलब क्या बोल दूं यार, माध्यम A के सापेक्ष माध्यम B का अपवर्तनांक, तो मैं लिखता ANB, ठीक है। तो क्या समझे कि जिसके सापेक्ष कहता है उसे आगे लिखते हैं, और जिसका अपवर्तनांक लिखना होता है उसे पीछे लिखते हैं। तो अगर अब आपसे कह दे जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो आप कैसे लिखेंगे, तो कांच के सापेक्ष यानी ये आगे रहेगा, और जल का अपवर्तनांक तो ये पीछे रहेगा। कुछ महानुभाव क्या करेंगे, नियम बना लेंगे कि जिसे पहले कहेगा उसे पहले लिखेंगे, जिसे बाद में कहेगा उसे बाद में लिखेंगे। जैसे ये लिखा है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक,
कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। चालाक लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष। तो इसलिए नियम कानून नहीं, समझिए, जिसका अपवर्तनांक उसे बाद में, जिसके सापेक्ष उसे पहले। और इसी को अगर हम लिख देंगे साइन आई बटे साइन आर के रूप में, तो इसे हम बोलेंगे आपेक्षिक या सापेक्षिक अपवर्तनांक। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक बात थी। अब एक बात इसमें थोड़ा और ये है, थोड़ा उसे भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या है भाई? जो बेसिक बात है उसको भी समझना जरूरी है कि अगर हम किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम निर्वात के सापेक्ष लिख दें, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष। तो निर्वात के सापेक्ष जो भी अपवर्तनांक लिखा जाता है उसे हम बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब हो गया निर्वात के सापेक्ष। निर्वात का मतलब क्या होता है आप समझते हैं? जहां कुछ ना हो। जैसे यहां पर इत्युक्त क्या है? हवा। अगर हवा भी निकाल दी जाए तो हम इसे बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक। चलिए, अच्छी बात है, ये बात तो समझ में आ रही है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, यानी निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे। तो हवा को हमने ए से लिखा था, तो अगर मान लो मैं कहीं लिख दूं NW, तो इसका मतलब ये लिखा है, W मतलब जल, वाटर, तो ये लिखा है जल का अपवर्तनांक, पर किसके सापेक्ष? तो अगर मैं यहाँ ए लिख देता तो इसका मतलब ये हो गया हवा के सापेक्ष। अगर मैं सिर्फ NW लिख दूं तो आगे हवा नहीं है, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं, यानी हम कह सकते हैं निर्वात। तो हम इसे बोलेंगे निर्वात के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बच्चा? निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है। दुनिया में किसी भी चीज का अपवर्तनांक अगर हम निर्वात के सापेक्ष लिख देंगे, इसका मतलब उसे हम लोग बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। दो बात समझ आ गई? एक आई आपेक्षिक या सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा आया निरपेक्ष अपवर्तनांक। चलिए, ये दो बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक बात और है, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। हर एक टर्मिनोलॉजी को अगर आप समझे रहेंगे ना, तो चीज़ों को हम कारण सहित ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। अभी तो हम लोग बस इस चैप्टर का बेसिक इंट्रो देख रहे हैं, उसके बाद अभी देखिएगा इसमें एकदम धूम धड़ाके से मज़ा आ जाएगी। इतना पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का अपवर्तनांक ना कि मतलब मज़ा ही आएगा प्रकाश के अपवर्तन में। देखिएगा, मज़ा खैर आ नहीं रही है कुछ ना लेकिन फिर भी हम यही बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, गुदगुदाएंगे थोड़ी ना आके कि मज़ा आए, समझोगे तो आएगा समझ में। अब आओ देखिए हमारे पास टॉपिक क्या था। हाँ, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 1n2, तो इसे हम क्या कहेंगे? कहेंगे अरे पढ़ते रहे हैं 1n2, यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, यही लिखा है। तो हमने प्रयोग के आधार पर यह पाया कि जो किसी भी चीज का अपवर्तनांक होता है 1n2, इसे पहले तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर, और इसे आपको स्नेल अंकल बताए थे, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी जिससे जाए और जिसमें जाए। पर हमने ये देखा, हमने क्या देखा कि जो ये आता है साइन आई बटे साइन आर का मान यन, वो माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटे माध्यम दो में प्रकाश की चाल, माध्यम दो में प्रकाश की चाल, इसके अनुपात के बराबर होता है। तो एक नया फार्मूला हमारे ये समझ में आया कि अगर 1n2 लिखा है तो इसे मैं स्नेल के नियम से लिखता तो साइन आई बटे साइन आर लिख सकता था, लेकिन जो ये आता है अपवर्तनांक, नियतांक, ये दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है? बराबर। यानी माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक माध्यम एक में प्रकाश की चाल व माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात के क्या होता है? बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि दोनों में आपतन कोण अपवर्तन कोण की जय के अनुपात को ही कहते हैं अपवर्तनांक, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। या आप ये कह सकते हैं माध्यम एक में प्रकाश की चाल और माध्यम दो में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। में क्या कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया ना हमने। चलिए देखते हैं, थोड़ा इसे हम सजा के लिखना चाहते हैं। कैसे? जो ये लिखा है 1n2,
मैं इसे और क्या लिख सकता था, क्या लिख सकता था बताओ। मैं ये जो माध्यम 1 में प्रकाश की चाल लिखा है ना, मैंने इसको v1 लिख दिया। पर याद रखिएगा यहाँ पर जो ये v है ये वेलोसिटी है, ठीक है ना, और ये अपान मैंने इसको v2 लिख दिया। तो 1n2 बराबर मैं लिख सकता हूँ v1 अपान v2। अगर आप सोचो मैं अगर कहीं लिख देता wng, तो इसका मतलब ये हिंदी में क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यार यही तो पढ़ेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो मैं इसे लिखता v, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ ऊपर 1 लिखे हैं ना, तो यहाँ w है तो vw अपान vg, यानी यहाँ जो प्रकाश है वो जल से कांच में प्रवेश कर रहा है। अगला बताइए, अगर मैं लिख देता GNW तो मैं यहाँ लिखता VG अपान VW। G का मतलब कांच में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की चाल। उम्मीद है आ रहा होगा। अगर सोचो मैं कहीं लिख देता ANB तो बोलो मैं इसे क्या लिखता, मैं इसे लिखता VA अपान VB, यानी दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात। ये उम्मीद है आ गया होगा। अब एक बात और बताओ। अरे बताएंगे, अरे काहे नहीं बताएंगे। अगर कहीं लिखा होता ANW, लिखा तो नहीं है ना, ना ना, ANW, पहले बताओ इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे। इसे हिंदी में पढ़ेंगे हवा के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक। तो ये है हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और अगर ये हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है और चाल के रूप में मैं इसे लिखता तो मैं लिखता V एयर अपान V वाटर, यानी हवा में जल की चाल और बटे हवा में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। आई होप ये आपको आ रहा होगा। बड़ा कन्फ्यूजन होता है आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर देखिए ANW बराबर VA अपान VW अपन लोग को मिल गया। बेसिक था, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं गुस्से में था, जबकि नहीं हूँ मैं यहाँ लिख देता NM। इसका मतलब यहाँ पे मैं M का मतलब आपको बता दे रहा हूँ, छोड़ो सा, सॉरी नहीं लिखता हूँ, नहीं आप बुरा मान जाएंगे ना। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ NW, सिर्फ NW। इसका मतलब क्या हो बताओ। कुछ लोग कहेंगे जल का अपवर्तनांक, पर किसके सापेक्ष, यहाँ पे कुछ नहीं है तो सही तो है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब ये हो गया किसके सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष। तो यानी ये लिखा है निर्वात के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो जब इसे हम चाल के रूप में बनाते फार्मूला तो हम यहाँ क्या लिखते, ऊपर हम लिखते निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और बटे जल में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल को स्पेशली हम C से लिखते हैं, पढ़ा होगा C से, ठीक है ना। C मतलब प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, फिजिक्स पहला लेक्चर आप देख लीजिएगा। और अपान जल में प्रकाश की चाल चलो हम V से लिख देते हैं, है ना। तो ये n बराबर हमें ये मिल गया C/V। अगर आप चाहते हैं W लिख दीजिए और यहाँ पे W लिखा है। तो अगर मैं यही मीडियम लिख देता, M फॉर मीडियम, किसी भी माध्यम की बात करता निर्वात के सापेक्ष, तो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम यहाँ C से लिख देते और अपान जो यहाँ हम V लिखते मीडियम, यानी माध्यम में प्रकाश चाल VM। तो M भी हटाओ, यहाँ से ये भी हटाओ, यानी किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक अगर निर्वात के सापेक्ष लिखा है तो हम उसे लिख सकते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो फार्मूले आप बड़े आराम से अपने आप ऐसे बना सकते हैं। इस चैप्टर की विशेषता ये है यार कि कुछ भी याद नहीं करना, बस समझ में अगर आ जाए मामला तो मज़ा है, फिर मज़ा है आपका। आइए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाए, थोड़ा मज़ा बनाया जाए इस चैप्टर में। और आखिर क्या कन्फ्यूजन है देखिएगा, कन्फ्यूजन का समाधान एक कन्फ्यूजन थोड़ा ये है कि अगर मान लीजिए जब प्रकाश में कभी कभी परावर्तन होता था, याद होगा, और कभी कभी अपवर्तन होता था, है ना। चलिए दोनों काम करवा लेते हैं हम प्रकाश से। तो यहाँ हम समझेंगे परावर्तन और यहाँ हम समझेंगे प्रकाश में अपवर्तन। आखिर ये हम क्या खेला करना चाहते हैं हम बताते हैं आपको, समझिएगा। परावर्तन में प्रकाश किरण जो होती थी वो चिकने अथवा पालिशदार तल से ऐसे टकराती थी और टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। और इस पॉइंट पे हमने अभिलंब डाला था। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों भाई आपस में क्या होते हैं, बराबर। अच्छी बात है, हम लोग बुरा नहीं मानेंगे, बराबर होते हैं। तो यहाँ एक बात बताओ, जो ये प्रकाश कण अगर मान लो आई, अगर इसका वेग v था तो टकराने के पश्चात जब उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है तो माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, माध्यम के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। सेम हवा से आई हवा में गई, यानी इसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। बात समझ में आई। तो इसकी चाल वही थी। देखो अगर हम
किरण को समझें तो आप जानते हो कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, पर सब जाने दो, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट सही नहीं है, नहीं आप तुरंत इसको जज करने बैठ जाएं। मान लो अगर हमने एक ऐसे किरण बना दिया, तरंग बना दिया, तो इसके बीच की दूरी को ही हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। किन्हीं दो श्रृंगों अथवा किन्हीं दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य, ठीक है। या हम किसी संपीड़न या विरलन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। पर बेसिक बात उस जाने दो। अब सोचो, जब इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब उसी माध्यम में अगर जाएगा तो इसका मतलब इसके तरंग दैर्ध्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका वेग अगर पहले v था तो बाद में v होगा, और ऐसे अगर जो तरंग आएगी इसका तरंग दैर्ध्य लैम्डा होगा तो इसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? लैम्डा होगा। बात समझ आ रही है? एक बात ये समझ लीजिए, जो चाल होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो अगर मैं चाल को v से लिख दूं, दूरी को अगर मैं लैम्डा मान लेता हूं और समय को मैं t मान लेता हूं, तो सुनिएगा, आवृत्ति जो होती है वो आवर्तकाल का उल्टा होती है। याद कर लो, f बराबर 1/t। तो 1/t को अगर मैं f लिख दूं तो मुझे v बराबर f लैम्डा मिलेगा। समझ में आया? तो चाल v बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? f लैम्डा। अब यहां सोचो, जब v नहीं बदला, लैम्डा नहीं बदला, तो इसका मतलब f भी नहीं बदला। तो परावर्तन में जब प्रकाश कभी परावर्तित होगा तो उसकी चाल नहीं बदलेगी, तरंगदैर्ध्य नहीं बदलेगी और आवृत्ति भी नहीं बदलेगी। तो हम बताना ये चाहते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में ना तो चाल बदलेगी, ना तो तरंगदैर्ध्य बदलेगी, ना तो आवृत्ति बदलेगी। पहले बताइए ये समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो देखो होता क्या है। प्रकाश के अपवर्तन में प्रकाश किरण जाएगी, अगर ये मान लो विरल है, ये सघन है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और ये I है और ये R है, और n बराबर आपने पढ़ा है साइन I बटे साइन R, ऐसा कुछ पढ़ा है। अब यहाँ एक बात समझिएगा, ये माध्यम सघन है, तो जब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में ऐसे ऐसे आ रही है, जब यहाँ जाएगी तो यहाँ और पास पास अणु मिलेंगे, टक्कर करेंगे, तो ये तरंग घट जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसका मतलब इसकी तरंगदैर्ध्य परिवर्तित हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बात समझ आ रही है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रकाश का अपवर्तन है तो अपवर्तन से पहले और अपवर्तन के बाद अगर मान लो इसकी तरंगदैर्ध्य लैम्डा थी तो बाद में इसकी तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगी? लैम्डा डैश। यानी तरंगदैर्ध्य में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। और इसका जो चाल है वो भी बदल जाएगा। अगर यहाँ चाल v है तो बाद में क्या हो जाएगा? v डैश। क्यों? क्योंकि अब यहाँ चाल धीमी हो जाएगी ना, अणु पास पास हैं। भीड़ भाड़ इलाके में अगर तुमको भागना हो तब तेज भागोगे, या खुले में भागना हो तब तेज भागोगे। जाहिर सी बात है, खुले में अगर आपको हवा में दौड़ाया जाए तब तेज भागेंगे या पानी में तेज भागेंगे? हवा में तेज भागेंगे। पानी में तेज भागेंगे या डामर में? जाहिर सी बात है पानी में। तो वही यहाँ पर भी है, ये हवा में तेज भाग रहा है, पानी में इसकी चाल बदल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ v था तो यहाँ v डैश हो गया, यहाँ लैम्डा था तो यहाँ लैम्डा डैश हो गया। पर ये ऐसा बदलता है कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अपवर्तन में तरंगदैर्ध्य बदल जाएगा, वेग बदल जाएगा, पर आवृत्ति नहीं बदलती। तो याद रखना, जो आवृत्ति है वो नहीं बदलती। अब ये क्वेश्चन समझ लीजिए, इतना फेवरेट है कि दुनिया के अधिकांश पेपर में जहां साइंस आता है ना, या जनरल साइंस आता है, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रकाश के अपवर्तन में क्या नहीं बदलता। तो क्या नहीं बदलता? आवृत्ति। और क्या बदल जाता है? तो बताइए क्या बदलता है? वेग बदल जाएगा क्योंकि माध्यम बदल गया, और वेग इसलिए बदल गया क्योंकि तरंगदैर्ध्य छोटी हो गई, तो अब कम दूरी तय करेगा। इसका मतलब तरंगदैर्ध्य बदल गई, वेग बदल गया, पर आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आया। और प्रकाश के परावर्तन में माध्यम नहीं बदलता, जहां था वहीं वापस आया, इसलिए कुछ नहीं बदलता। तो परावर्तन में जो था वही पहले वही बाद में भी रहेगा, लेकिन अपवर्तन में वेग बदल जाएगा, तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी, पर आवृत्ति में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक बात समझिएगा, जो प्रकाश का रंग होता है, अगर मान लीजिए हम लाल रंग का एक प्रकाश लें और उसको ड्रॉप करें, चाहे उसका परावर्तन हो और चाहे उसका अपवर्तन हो, वो लाल रंग का ही रहेगा। कहने का तात्पर्य क्या है? अगर हम एक लाल रंग की लेजर लाइट पानी में जलाएं तो अंदर जाने के बाद नीली नहीं हो जाएगी। अगर बल्ब के अंदर हम मान लो एक हरा बल्ब जलाएं, पानी के अंदर एक हरा बल्ब जलाएं, तो बाहर क्या लाल लाइट आएगी? वो हरी ही आएगी। इसका मतलब ये हो गया कि
अपवर्तन की वजह से या परावर्तन की वजह से रंग नहीं बदलता, तो इसका मतलब रंग किस चीज़ पे निर्भर करता होगा, हम यहाँ चेक करेंगे। तरंगदैर्घ्य तो बदल गई, वेग भी बदल गया, और अगर रंग जो होता है वो तरंगदैर्घ्य और वेग पर निर्भर करता तो बदल गया होता। तो किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे, क्योंकि आवृत्ति नहीं बदलती इसका मतलब उसका रंग भी नहीं बदलता। तो कुछ बेसिक बातें जो थी वो हम इस चैप्टर में आसानी से इतना समझ गए कि किस प्रकार रंग में परिवर्तन होगा, किस प्रकार तरंगदैर्घ्य बदलेगी या नहीं बदलेगी, वेग कैसे होगा। पहले बताइए, जो बेसिक फंडा है ये आपको समझ में आ रहा है? उम्मीद है आ ही रहा होगा। बहुत आसान है ये टॉपिक। तो हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपने बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। और एक बात हमने बताया कि एक माध्यम सघन बनेगा, एक माध्यम विरल बनेगा। अगर विरल से सघन में जाएगा मतलब विरल से दूर वाले से गजन में जाएगा, अविलंब की ओर झुक जाएगा। या मान लो कि सघन से विरल में जाएगा तो मतलब दूर कर रहेंगे, फैल जाएगा, प्रकाश का दूर चली जाएगी, पता नहीं क्या क्या लफड़ा बता दिया। अब यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके दिमाग में ये विचार तो आएगा कि चलो ठीक है, ये समझने के लिए, रट्टा मारने के लिए पर्याप्त है कि सर समझाए थे विरल मतलब विरल मतलब दूर था, मस्त प्रकाश का दूर चली जाएगी, और सघन में जाएगा तो विलंब के पास चली जाएगी। पर ये कोई लॉजिक नहीं है। तो अब हम लोग समझेंगे इसका कारण, आखिर ऐसा होता क्यों है भाई। कोई कहते हम नहीं मानेंगे, क्या है सघन और गजिनी का सेट कर रहे हो ले जाके गंवाई भाषा में समझाने के लिए, हम मानेंगे ही नहीं। तो उसके लिए फिर एक नया तथ्य है। अब आइए इसे समझिएगा और धैर्य से समझिएगा, एकदम बिंदास आएगा। चलिए, हमारे पास कोई एक माध्यम है, ठीक, ये नीचे वाला जो माध्यम है हमें ये पता है कि ये सघन माध्यम है, ठीक, और यहाँ से एक प्रकाश कण ऐसे आई, यहाँ पर टकराई। तो अगर आके टकराई तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर अभिलंब डालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अभिलंब डाल दिया। चलिए, ये बात समझ में आ रही है। और ये आपतन कोण यहाँ पर जो बना वो आई है। अब यहाँ सारा कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये माध्यम विरल है और अगर ये माध्यम सघन है तो बताओ नियमानुसार, रटन विद्या के अनुसार, कि प्रकाश किरण किधर जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। गजिन में आ गई ना, विरल से अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और वही हम जानना चाहते हैं क्यों हम नहीं मानेंगे, क्या झुक जाएगी, क्या विरल गजिन क्या हम नहीं मानेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, अब वही हमें समझना है। लेकिन हमें यह पता है कि ये माध्यम क्या है, सघन है, डेंसर माध्यम है, और ये रेयर मीडियम है। अब इसी में हम लोग कुछ झोल-झाल करेंगे, देखिएगा। पर हमें एक बात पता है कि यहाँ जो कोण बनेगा, चाहे पास आए चाहे दूर जाए, वो आर है। अपवर्तन कोण का मान क्या है, आर। और हम स्नेल जी को बुलाएंगे। हमने कहा स्नेल भाई समस्या है, आइए सॉल्व करिए। उन्होंने कहा ठीक है। इसको हमने माध्यम 1 माना, इसको हमने माध्यम 2 माना। मानना है कुछ भी मान लो। तो अगर 1 से 2 में प्रकाश किरण जाएगी तो पहले बताओ मैं इसे 1n2 लिख सकता हूँ, मैंने लिख दिया। और अगर मैं स्नेल का नियम लगाता तो मैं इसे लिखता साइन आई बटे साइन आर। मैं लिख सकता था, बड़े आराम से लिख सकता था, साइन आई बटे साइन आर। और अब एक बात यहाँ देखिएगा, 1n2 को मैं लिख सकता था माध्यम 1 में प्रकाश की चाल और बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। अभी इसके पहले मैं लगातार यही 15-20 बार लिखा हूँ कि अगर कहीं लिख दिया जाए WNG तो VW/VG, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ ईंट पत्थर जो भी रहेगा। तो इसका मतलब 1n2 को मैं V1/V2 लिख सकता हूँ, नो डाउट लिख सकता हूँ। बराबर मुझको मिला साइन आई बटे साइन आर। ये क्लियर है मामला। अब आगे देखिएगा। ऐसे हम जानते हैं ये बात, ये हम जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्या जानते हैं कि विरल माध्यम में और सघन माध्यम में अगर दौड़ना है किसी को भी, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे हम हो, चाहे जो हो, तो बताओ कौन तेज दौड़ेगा? विरल माध्यम में तेज दौड़ेगा या सघन माध्यम में? सिंपल बात है, विरल माध्यम में। तो इसका मतलब प्रकाश की चाल विरल माध्यम में ज़्यादा होती है और सघन माध्यम में कम होती है। तो हमें ये पता है कि प्रकाश की चाल इसमें V1 ये ज़्यादा है इस वाले माध्यम से, यानी V2 से, ठीक है। अब हम इसको अगर इधर भेज दें बटे में गुणे 1 करके, तो V1 बटे V2 ग्रेटर देन 1 आएगा या नहीं? और अब ध्यान से देखो, V1 बटे V2 बराबर किसके हैं? साइन आई बटे साइन आर के। तो हम इसके स्थान पे लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर और ग्रेटर देन 1।
अब अगर ये भाग में उधर फिर से भेज दो, गुणे में हो जाएगा। हमने भेज दिया तो हमें यहाँ से मिलेगा साइन आई और ग्रेटर देन साइन आर, और दोनों तरफ साइन है हटा दिया तो मुझको मिला आई ग्रेटर देन आर। यानी हमें एक संबंध यहाँ से मिल गया कि अगर प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो आई का मान सदैव आर से बड़ा होगा। आई हमारा ये है और आर यहाँ बनेगा, और आई बड़ा होना चाहिए और आर छोटा होना चाहिए। और अगर मैं प्रकाश किरण इधर भेज देता तो आर बड़ा हो जाता और आई छोटा हो जाता। मैं सीधे भेज देता तो आई और आर बराबर हो जाता, लेकिन अगर मैं इधर भेज देता तो ये आर छोटा हो जाता और आई बड़ा हो जाता। तो सही कौन सी है, ये वाली, ये वाली या ये वाली? ये वाली, क्योंकि इस वाली प्रकाश किरण में ही आई का मान बड़ा आएगा और आर का मान छोटा आएगा। बात समझ में आया? इसका मतलब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक गई। तो क्यों झुक गई थी, ये कारण आपको स्पष्ट समझ में आ गया कि नहीं, कि जब प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब अगर आपसे कोई क्यों पूछे तो गजिन विरल अगड़म बगड़म नहीं, सीधे यहाँ समझा दीजिएगा। इसे एक तथ्य से और समझा सकते हैं। मैं इसको ऐसा बताया कि कमजोर से कमजोर बच्चे को समझ में आ जाए। बाकी हाइप बना के बताना तो मैं ऐसे बता सकता हूँ कि यहाँ पर v1 अपान v2 ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब यहाँ पर जो साइन आई अपान साइन आर का मान है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और ये ग्रेटर देन 1 तभी होगा जब साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर, और ऐसा तभी होगा जब आई विल बी ग्रेटर देन आर। क्या झोल झाल है, ये कठिन भाषा में बता देंगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा हाइप बना के नहीं समझना, बस ये समझना कि हाँ ये कैसे मैंने पक्षांतर करके ये चीज़ों को लिख दिया। बात समझ आ गया ना, आराम से एकदम इजी वे में। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब अगला कन्फ्यूजन भी आपका हम दूर कर देते हैं। हम चाहते तो इसी एक चित्र में चीज़ों को समझा सकते थे, पर ऐसा ना करें हम लोग, है ना, जिससे कि चीज़ें और बेहतर बार बार चित्र बनाएंगे, बार बार शुरू करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए, अब की बार हमने एक सघन माध्यम ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास एक सघन माध्यम है, ये एक डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो ये एक सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने के चक्कर में थी, भेज रहे हैं। जैसे ही माध्यम बदलेगा फटाक से इस पॉइंट पर हम लोग क्या डालेंगे, अभिलंब। ये तो बेसिक बात है। और यहाँ जो कोण बनेगा इसे हम बोलेंगे आपतन कोण, तो इसको हम लोगों ने आई से लिख दिया। चलो लिख दिया। अब ये जाने वाली किरण उधर जाए, अभिलंब की ओर झुक जाए या सीधे जाए, यही कन्फ्यूजन है। तो हमने इसे माध्यम मान लिया, चलो एक, और इसको हमने माध्यम मान लिया 2। आप किसी को भी कुछ भी मानो यार, सब सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी को भी आप आई मानो, किसी को भी आर मानो, सब सही है। किसी को भी एक मानो, किसी को भी 2 मानो। सामान्यतः हम रेयर मीडियम को 1 मानते हैं, डेंसर को 2 मानते हैं, पर कोई बात नहीं, हमने लिख दिया, सही है। अब आइए इधर देखते हैं। अब लिखने पे कोई कॉपीराइट थोड़ी ना है 1-2 पे, आप जिसका जो मन कहे आप वो लिखिए। अब यहाँ देखिएगा, तो अगर हम समझें कि माध्यम ये 1 है, ये माध्यम 2 है, ये कैसा माध्यम है यार, भूल गया मैं, अरे सघन। और ये कैसा माध्यम है, विरल। यानी ये क्या है, रेयर, और ये क्या है, डेंसर। अब देखिएगा, बताइए प्रकाश कहाँ तेज भागेगा, डेंसर में या रेयर में? अरे सघन में तेज भागेगा ना, बट धीमा भागेगा। और विरल में तेज भागेगा, यानी 1 वाले में धीमा और 2 वाले में तेज। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो V1 है वो छोटा है V2 से, यहाँ तेज भाग रहा है, यानी V1 इज लेस देन V2। अच्छा, स्नेल जी बुलाइए, प्रकाश 1 से 2 में जा रहा है, यानी 1n2 बराबर हम लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर। ये कब के लिए है, जब सघन से कहाँ जाएगा, विरल में, और उसमें आप लिख लीजिएगा विरल से सघन में। अब यहाँ बताइएगा 1n2 को दुनिया वाले क्या लिखते हैं बच्चा लोग, 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं V1 अपान V2, और बराबर यहाँ पर लिखा है साइन आई और बटे साइन आर। अब अगर मैं इसको गुणे इधर करके इधर बटे में भेज देता तो मैं कह सकता था V1 अपान V2 लेस देन 1, और V1 अपान V2 इसका मान मैं साइन आई बटे साइन आर लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। जब मैंने लिखा साइन आई और बटे साइन आर, तो ये लेस देन 1 है। अब आप उधर भेज दीजिए इसको, तो यहाँ से आ जाएगा साइन आई और इंटू साइन आर, गुणे में कराओगे वही आएगा, दोनों तरफ साइन है हट जाएगा, और आई लेस देन आर आया। मतलब ये क्या कहता है, इसको समझो पहले इसका मतलब। अब ये तो पता होगा ना, जिधर मुंह बंद होता है वो छोटा, और जिधर मुंह बड़ा खुला होता है वो बड़ा। क्या कॉमेडी है, ये तो लोअर का बच्चा जानता है ना। पूछना मत लोअर वाले से, देखना।
नहीं बहुत मारेगा तो यहाँ से आया आई लेस देन, यहाँ पे क्या आया आर। तो ये कह रहा है कि अगर प्रकाश किरण सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जाएगी तो एक बात की गारंटी है कि आई भाई साहब छोटे होंगे और आर भाई साहब बड़े होंगे। और अगर मैं ऐसे खींच दूं तो ये आर बनेगा और सही है, सही है, दिमाग खराब है। यहाँ आर छोटा हो गया और आई बड़ा हो गया, और ये कह रहा है कि आई साहब छोटा हो और आर बड़ा हो। अब कुछ लोग कहेंगे ऐसा है क्या, इसको इसे कर देते हैं। अरे नहीं यार, इसको छूना नहीं है, इसमें कुछ ऐसा करो बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लाइन खींच दूं तो अब ये बन गया आर, और देख के लग रहा है ना कि अब आर बड़ा है और आई छोटा है। और अगर ऐसा होता है तो प्रकाश किरण सीधे जाने की बजाय अभिलंब से दूर चली गई कि नहीं? तो ये अभिलंब से दूर क्यों गई, इसका कारण आपको पता चल गया। देखिए, कारण निवारण ये सब तो एक अलग बात है, पर हम ये उम्मीद करते हैं कि जो ये चैप्टर की शुरुआत थी ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना। दरअसल कई बार क्या होता है कि हम बहुत स्पीड में आ जाते हैं, चीज़ों को कम समझा के तेज़ी से स्किप करने का प्रयास करने लगते हैं। दरअसल उसके पीछे मुझे ये भ्रम रहता है, डर रहता है कि वीडियो बहुत लंबा ना खिंच जाए और मैं सारे टॉपिक को कम से कम टाइम में कवर कर दूं। बस यही एक कमी की वजह से हो सकता है चीज़ें कम आ जाती होंगी। तो आप बैक करके चीज़ों को दोबारा देख लिया करें, स्पीड बढ़ा के, है ना। और मन तो था कि इसके आगे भी चले, लेकिन यार बहुत गर्मी लग रही है, भीग गए हैं हम, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आया होगा और इसकी अगली क्लास और मज़ेदार होगी। बेसिक बात यह है कि हाई स्कूल में ये मैं ही पढ़ा देता हूँ, हाई स्कूल में ये सब वैसे है नहीं लेकिन पढ़ा देता हूँ। तो 12th के बच्चे जो मेरे से परमानेंट पढ़े होंगे उनको तो ये आता ही होगा, जो नहीं पढ़े हैं उनकी बात अलग है, तो उन्हें ये अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और वैसे भी मेरे से पढ़े ना पढ़े वाली बात ही अलग हो गई, ये तो सार्वजनिक चीज़ है। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं ये आ रहा होगा और आगे आपको भौतिकी में और मज़ा आएगी। बस आप कंटिन्यू चीज़ों को अच्छे से देखें और समझें। इससे ज़्यादा भौतिकी में आप कुछ भी नहीं पढ़ने वाले आगे, जो भी पढ़ेंगे अभी तो सब सिंपल चीज़ चल रही है यार, इसमें कोई टेक्निकल चीज़ है ही नहीं। मैं कुछ नया बता ही नहीं सकता, फिर भी प्रयास करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएं, ठीक है ना। बस आप अच्छे से मन लगा के बस देखें और आपसे कोई डिमांड नहीं है, अच्छे से समझें बस। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बेस्ट ऑफ लक।